राजनीति गंदी है। नेता सब एक जैसे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर राजनीति इतनी ही बेकार है तो हमारे रोजमर्रा के फैसले उसी पर क्यों निर्भर करते हैं? आपकी नौकरी, आपकी शिक्षा, आपका इलाज, आपका टैक्स, आपकी सुरक्षा, सब कुछ राजनीति से जुड़ा है। फिर सवाल यह नहीं है कि राजनीति गंदी है या नहीं, सवाल यह है, क्या हमें राजनीति को समझाया ही गया है? लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब जनता का शासन। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ एक दिन वोट डालना नहीं होता। लोकतंत्र होता है लगातार सवाल पूछना। समस्या यह है कि हमें स्कूल में गणित, विज्ञान, इतिहास तो पढ़ाया गया, लेकिन राजनीति कैसे काम करती है यह कभी नहीं सिखाया गया। यह नहीं सिखाया गया। नेता कैसे बनता है? कोई भी नेता अचानक नेता नहीं बन जाता, वो बनता है पार्टी सिस्टम से, पैसे के दम पर, संगठन और नेटवर्क से। यानी राजनीति आज विचारधारा से ज्यादा मैनेजमेंट और फंडिंग का खेल बन चुकी है। जनता कहां फंस जाती है? हम अक्सर नेता को धर्म, जाति, चेहरा या भाषण के आधार पर चुनते हैं, लेकिन कभी यह नहीं देखते उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी नीतियां, उसके फंडिंग सोर्स कैसा है। यहीं से लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। सब बेकार हैं वाला भ्रम सबसे खतरनाक सोच है। सब नेता एक जैसे हैं, क्योंकि जब जनता सबको बराबर बेकार मान लेती है, तब सबसे खराब नेता सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। यह वीडियो क्यों जरूरी है? इस वीडियो का मकसद किसी पार्टी, किसी नेता या किसी विचारधारा का प्रचार या विरोध करना नहीं है। इसका मकसद है आपको वो सिस्टम समझाना जिससे आप हर दिन प्रभावित होते हैं, ताकि अगली बार जब कोई बोले राजनीति से दूर रहो, तो आप समझ सके राजनीति आपसे कभी दूर थी ही नहीं। भारतीय राजनीति का इतिहास और चुनावी सिस्टम कैसे काम करता है। आज की राजनीति अचानक नहीं बनी। अगर हम आज की भारतीय राजनीति को समझना चाहते हैं, तो हमें यह मानना होगा कि यह एक दिन में खराब नहीं हुई। भारत को आजादी 1947 में मिली। उस समय देश के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थीं। 1 गरीबी, 2 अशिक्षा और 3 बिखरा हुआ समाज। तब राजनीति का मुख्य उद्देश्य था देश को जोड़ना और चलाना। लेकिन जैसे जैसे देश बड़ा होता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे राजनीति सेवा से हटकर सत्ता का साधन बनती चली गई। आजादी के बाद की राजनीति 1947 से 1970 तक शुरुआती दशकों में भारतीय राजनीति में विचारधारा का असर ज्यादा था। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। नेता ज्यादातर आंदोलन से निकले हुए थे, इसलिए जनता से जुड़ाव था। लेकिन धीरे धीरे पार्टी हाईकमान और सत्ता केंद्रीकरण शुरू हो गया। 1970 से 1990 तक इस दौर में राजनीति में 2 चीजें मजबूत हुई। 1 केंद्र की ताकत, 2 नेता केंद्रित सिस्टम। आपातकाल के अनुभव ने यह साफ कर दिया कि लोकतंत्र मजबूत तभी रहता है जब संस्थाएं स्वतंत्र हों। यहीं से जनता ने समझा कि सत्ता पर नजर रखना जरूरी है। 1990 के बाद भारतीय राजनीति में 3 बड़े बदलाव आए। 1 गठबंधन सरकारें, 2 जाति और क्षेत्रीय राजनीति, 3 आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक सुधारों से देश आगे बढ़ा, लेकिन राजनीति में पैसे का असर कई गुना बढ़ गया। चुनावी सिस्टम दिखता आसान है, लेकिन जटिल है। भारत में चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होते हैं, मतलब जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वही जीतता है, चाहे उसे 30 से 35% वोट ही क्यों न मिले हो। इसका नतीजा क्या होता है? वोट बांटते हैं, बहुमत बिना बहुमत के बनता है, छोटी पार्टियां किंगमेकर बन जाती हैं। यही वजह है कि कई बार जनता का बहुमत नीतियों में नहीं दिखता। भारत का चुनाव आयोग दुनिया के सबसे मजबूत चुनावी संस्थानों में से एक है, लेकिन उसकी सीमाएं भी हैं। पैसा पूरी तरह कंट्रोल नहीं, सोशल मीडिया पर झूठ, चुनावी भाषणों की निगरानी मुश्किल। यानी चुनाव तकनीकी रूप से सही हो सकते हैं, लेकिन नैरेटिव और पैसा खेल बदल देता है। जनता कहां चूक जाती है? हम अक्सर सोचते हैं वोट डाल दिया, अब काम खत्म। लेकिन लोकतंत्र में वोट शुरुआत है, अंत नहीं। जब तक सवाल नहीं पूछेंगे, आरटीआई नहीं करेंगे,
प्रतिनिधि से जवाबदेही नहीं मांगेंगे, तब तक सिस्टम अपने आप साफ नहीं होगा। अब सवाल है, राजनीति में पैसा कहां से आता है और चुनाव इतने महंगे क्यों हो गए? अगर आप भारतीय राजनीति को सच में समझना चाहते हैं तो एक सवाल का जवाब सबसे पहले जानना जरूरी है, राजनीति में पैसा आता कहां से है? क्योंकि जहां पैसा होता है वहीं फैसला होता है। चुनाव सेवा नहीं, निवेश बन गया। भारत में चुनाव अब सेवा का माध्यम नहीं बल्कि निवेश बन चुका है। आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग खर्च की एक सीमा तय करता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि असल खर्च कई गुना ज्यादा होता है। पैसे खर्च होते हैं रैलियों में, सोशल मीडिया कैंपेन में, पोस्टर, बैनर, प्रचार में, कार्यकर्ताओं के मैनेजमेंट में, यानी चुनाव जीतना आज एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट जैसा हो गया है। पैसा आता कहां से है? राजनीतिक दलों की फंडिंग मुख्य रूप से 4 स्रोतों से होती है। नंबर 1, कॉर्पोरेट डोनेशन। बड़ी कंपनियां राजनीतिक दलों को पैसा देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए नीतियां में राहत, टैक्स में छूट, सरकारी ठेके, यानी यह दान नहीं निवेश होता है। नंबर 2, इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड सरकार द्वारा शुरू किया गया एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तर्क दिया गया, पारदर्शिता बढ़ेगी, काले धन पर रोक लगेगी। लेकिन आलोचकों का कहना है डोनर का नाम जनता को पता नहीं, सत्ता में बैठी पार्टी को ज्यादा फायदा। नीति और पैसा गुप्त समझौतों पर तय। यही वजह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे ज्यादा विवादित मुद्दों में से एक बन गया। नंबर 3, कैश और अननोन ऑफिशियल फंड। ये वो पैसा है जो कागजों में नहीं होता। ये आता है रियल एस्टेट, ठेकेदारी, अवैध नेटवर्क से। इसी पैसे से चुनाव के दौरान वोट खरीदने जैसे आरोप लगते हैं। नंबर 4, सदस्यता और छोटे दान। ये सबसे साफ तरीका है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका हिस्सा सबसे छोटा है। जब तक छोटे दान मजबूत नहीं होंगे, राजनीति बड़े पैसों पर निर्भर रहेगी। पैसा से सत्ता, सत्ता से नीति। जब पैसा राजनीति में आता है तो उसका असर सीधे नीतियों पर पड़ता है। इसलिए अक्सर बड़े उद्योग सुरक्षित रहते हैं, छोटे व्यापारी दबते हैं, आम जनता हाशिए पर चली जाती है। यह कोई साजिश नहीं, यह एक सिस्टमिक रियलिटी है। जनता क्या भूल जाती है? हम अक्सर सिर्फ नेता को दोष देते हैं, लेकिन यह नहीं पूछते उसका चुनाव खर्च कौन उठा रहा है, उसकी फंडिंग ट्रांसपेरेंट है या नहीं। जब तक ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे, भ्रष्टाचार सिर्फ नाम बदलता रहेगा। नेता, पार्टी और विचारधारा। असल ताकत किसके पास? भारतीय राजनीति में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, पार्टी बड़ी है या नेता? लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, क्या आज भी राजनीति विचारधारा से चल रही है? विचारधारा क्या होती है? विचारधारा मतलब देश कैसे चले, सरकार का रोल कितना हो, समाज में बराबरी कैसे आए। आजादी के बाद पार्टियां स्पष्ट विचारधाराओं के साथ बनी थीं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद। लेकिन समय के साथ विचारधारा पोस्टर तक सिमट गई। आज नेता पार्टी से बड़ा कैसे हो गया? आज राजनीति काफी हद तक पर्सनैलिटी सेंट्रिक हो चुकी है। इसके कारण टीवी और सोशल मीडिया, हाई ऑक्टेन कैंपेन, इमोशनल नैरेटिव। नतीजा, पार्टी की नीति कम, नेता की छवि ज्यादा बिकती है। पार्टी सिस्टम की सच्चाई। पार्टी लोकतंत्र कागजों में तो है, लेकिन अंदर से अक्सर केंद्रीकृत होता है। टिकट ऊपर से तय होती है, असहमति को दबाया जाता है। इसी कारण योग्य कार्यकर्ता पीछे रह जाते हैं। आज का और एक बड़ा समस्या, दल बदल। जब कोई नेता बिना झिझक पार्टी बदल लेता है तो सवाल उठता है, विचारधारा कहां गई? असलियत यह है, सत्ता में रहना प्राथमिकता है, सिद्धांत सेकेंडरी। यही वजह है कि जनता का भरोसा राजनीति से उठता जा रहा है। जनता ये 5 भ्रमित होती है। हम अक्सर कहते हैं ये नेता अच्छा है, लेकिन ये नहीं पूछते क्या उसकी पार्टी लोकतांत्रिक है, क्या उसकी नीति साफ है, क्या वो सवालों से भागता है। व्यक्ति पूजा लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। विचारधारा मरी नहीं है। हालांकि विचारधारा पूरी तरह खत्म नहीं हुई, वो आज भी दिखती है नीतियों में, बजट में, कानूनों में। लेकिन उसे समझने के लिए शोर से बाहर आना पड़ेगा। जब भी भारत की राजनीति में
भ्रष्टाचार की बात होती है, कुछ नाम अपने आप सामने आ जाते हैं। ईडी, सीबीआई, ITSFIO कागजों में। ये सभी संस्थाएं स्वतंत्र हैं, लेकिन जनता के मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या ये एजेंसियां बदखल बिना दबाव के काम कर पाती हैं? जांच एजेंसियों की भूमिका। इन एजेंसियों का काम है आर्थिक अपराधों की जांच, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, काले धन पर नजर। लोकतंत्र में इन संस्थाओं की स्वतंत्रता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर जांच एजेंसी पर ही सवाल उठ जाए तो भरोसा टूटता है। परसेप्शन की समस्या भारत में आज सबसे बड़ी दिक्कत है परसेप्शन। अक्सर देखने में आता है विपक्ष में केस तेज, सत्ता में केस ठंडे। भले ही हर केस राजनीति से प्रेरित ना हो, लेकिन पैटर्न सवाल खड़े करता है। केस सालों तक क्यों चलते हैं? एक आम नागरिक पूछता है। अगर दोषी है तो सजा क्यों नहीं, और अगर निर्दोष है तो नाम सालों तक क्यों घसीटा जाता है? कारण धीमी न्याय प्रक्रिया, राजनीतिक दखल, संसाधनों की कमी। नतीजा इंसाफ देर से, लेकिन परिणामी तुरंत। जांच एजेंसी जब सजा से ज्यादा डर का साधन बन जाए तो लोकतंत्र कमजोर होता है। नेता फैसले लेते वक्त कानून नहीं, जांच का डर देखते हैं। अब मेरा एक सवाल है, इस संस्थाओं को मजबूत कैसे करें? समाधान आसान नहीं, लेकिन संभव है। नियुक्तियों में पारदर्शिता, तय समय में जांच पूरी, अदालतों की जवाबदेही, राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर। संस्थाएं कमजोर नहीं, लेकिन कमजोर की गई है। जब जनता किसी केस को सिर्फ पार्टी के चश्मे से देखती है, तब सच दब जाता है। हमें पूछना चाहिए, क्या प्रक्रिया सही है? क्या कानून सब पर बराबर लागू है? आज का डेट में मीडिया, प्रोपेगेंडा और जनता, लेकिन सच गुम हो जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कहलाता है, क्योंकि उसका काम होता है सत्ता से सवाल पूछना, जनता को जानकारी देना, सच को सामने लाना। लेकिन आज सबसे ज्यादा सवाल मीडिया पर ही उठ रहे हैं। आज मीडिया का रोल कैसे बदला? पहले मीडिया पूछता था सरकार क्या कर रही है। आज कई चैनल पूछते हैं हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद। न्यूज से ज्यादा नैरेटिव बिकता है, TRP का खेल चलता है। टीवी चैनल जहां बहस मतलब शो, गुस्सा मतलब व्यूज, डर मतलब TRP। इसलिए धीमी तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पीछे छूट जाती है। प्रोपेगेंडा मतलब जानकारी को इस तरह पेश करना कि दर्शक एक ही दिशा में सोचे। आधा सच, चयनित तथ्य, भावनात्मक भाषा, यही प्रोपेगेंडा है। आज का डेट में सोशल मीडिया क्या है? ताकत या खतरा? दोनों है। आवाज देने वाला प्लेटफॉर्म और झूठ फैलाने का जरिया। एल्गोरिदम वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। नतीजा इको चैम्बर, जहां विरोधी राय दिखती ही नहीं। फेक न्यूज कैसे फैलती है? बिना सोर्स, बिना तारीख, बिना संदर्भ, लेकिन तेजी से। और जब तक फैक्ट चेक आता है, नुकसान हो चुका होता है। आम आदमी क्या करे? मीडिया से लड़ना मुश्किल है, समझदार बनना आसान है। एक ही खबर कई सोर्स से देखें, हेडलाइन से आगे पढ़ें, भावनात्मक भाषा से सावधान रहें, फैक्ट चेक करें। मीडिया पूरी तरह गलत नहीं है, यह कहना भी गलत होगा कि पूरा मीडिया बिक चुका है। आज भी स्वतंत्र पत्रकार, डिजिटल प्लेटफॉर्म, फैक्ट चेक वेबसाइट्स मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट दर्शक को करना होगा। आज धर्म, जाति और भावनात्मक राजनीति में असली मुद्दे गायब हो जाते हैं। भारतीय राजनीति को समझने के लिए एक बात साफ समझनी होगी, भारत में चुनाव नीतियों से कम, भावनाओं से ज्यादा लड़े जाते हैं। अब जानना जरूरी है, भावनात्मक राजनीति क्या है? जब राजनीति रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे असल मुद्दों की जगह धर्म, जाति, डर, गौरव पर खेली जाए तो उसे भावनात्मक राजनीति कहते हैं। आज राजनीति में धर्म सबसे असरदार हथियार बन चुका है। धर्म व्यक्ति की पहचान से जुड़ा होता है, इसलिए तर्क कमजोर पड़ जाता है, सवाल पूछना गुनाह लगने लगता है, नेता आलोचना से बच जाते हैं। जब चुनाव धर्म बनाम धर्म बन जाए तो विकास अपने आप पीछे चला जाता है। जाति, वोट बैंक का गणित
जाति आधारित राजनीति सदियों पुरानी सामाजिक सच्चाई से निकली है, लेकिन समस्या तब होती है जब जाति सुधार का माध्यम नहीं बल्कि सत्ता पाने का शॉर्टकट बन जाए। तब योग्यता, नीति और विजन गायब हो जाते हैं। डर और असुरक्षा। भावनात्मक राजनीति अक्सर डर पैदा करती है। देश खतरे में है, संस्कृति खत्म हो जाएगी, वो लोग आ गए तो सब छिन जाएगा। डर में इंसान सोच नहीं प्रतिक्रिया देता है। असली मुद्दे कहां जाते हैं? जब भावनाएं हावी होती हैं। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे टीवी डिबेट से गायब हो जाते हैं। जनता कहां फंस जाती है? क्योंकि भावनात्मक राजनीति आसान होती है, तुरंत असर करती है, सवाल पूछने से रोकती है। क्या पहचान की राजनीति पूरी तरह गलत है? जवाब है नहीं। पहचान पर बात होना जरूरी है जब उसका मकसद न्याय और बराबरी हो, लेकिन जब पहचान नफरत और ध्रुवीकरण का साधन बने तो लोकतंत्र कमजोर होता है। आज युवा राजनीति से दूर क्यों है और यही सबसे बड़ी समस्या क्यों है? भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश की लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। फिर सवाल उठता है, अगर युवा इतने ज्यादा हैं तो राजनीति इतनी पुरानी सोच की क्यों लगती है? युवा राजनीति से दूर क्यों भागते हैं? जब आप किसी युवा से पूछते हैं राजनीति में क्यों नहीं आते, आम जवाब होते हैं राजनीति गंदी है, हम कुछ नहीं बदल सकते, सिस्टम ही खराब है। लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। राजनीति खाली जगह नहीं छोड़ती। अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो ये जगह गलत लोग भर देंगे। राजनीति को खराब लोग खराब नहीं करते, उसे अच्छे लोगों की गैर मौजूदगी खराब करती है। सोशल मीडिया एक्टिविज्म काफी है। आज का युवा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। पोस्ट, स्टोरी, हैशटैग। लेकिन सवाल है, क्या यह जमीन पर असर डालता है? ज्यादातर मामलों में नहीं। ऑनलाइन गुस्सा अक्सर ऑफलाइन एक्शन में नहीं बदलता। युवा किन वजहों से हतोत्साहित होते हैं? पैसा नहीं, परिवार का डर, बदनामी का डर। फिर युवा क्या करें? राजनीति में आने का मतलब सीधे चुनाव लड़ना नहीं होता। शुरुआत हो सकती है स्थानीय मुद्दों से, पंचायत या नगर स्तर से, आरटीआई और नागरिक समूहों से, नीति और शोध से। हर बदलाव ऊपर से नहीं, नीचे से शुरू होता है। राजनीति में युवाओं की जरूरत क्यों है? क्योंकि युवा सवाल पूछते हैं, युवा टेक्नोलॉजी समझते हैं, युवा डर से कम उम्मीद से ज्यादा चलते हैं। अगर युवा नहीं आए तो नीतियां युवाओं के बिना बनेंगी। अब थोड़ा दूसरे देशों से तुलना करके देखते हैं दुनिया क्या अलग कर रही है। जब भी भारत की राजनीति पर आलोचना होती है, एक बात जरूर कही जाती है, हर देश में राजनीति खराब होती है। ये बात आंशिक रूप से सही है, लेकिन सवाल यह है, कुछ देशों में सिस्टम खुद को सुधार क्यों लेता है और कुछ में नहीं? जैसे नॉर्डिक देश, नॉर्वे, स्वीडन। इन देशों में राजनीतिक फंडिंग पारदर्शी, नेताओं की आय सार्वजनिक, मीडिया स्वतंत्र। यहां राजनीति में आना धन कमाने का जरिया नहीं, सेवा का क्षेत्र माना जाता है। जर्मनी में पार्टी फंडिंग पर सख्त नियम, आंतरिक पार्टी लोकतंत्र, स्थिर नीतियां। नेता बदल सकते हैं लेकिन सिस्टम काम करता रहता है। सिंगापुर में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, तेज न्याय प्रक्रिया, सख्त सजाएं। लेकिन यहां लोकतांत्रिक स्वतंत्रता सीमित भी है। इससे सीख मिलती है, नियंत्रण और आजादी के बीच संतुलन जरूरी है। अमेरिका में लॉबिंग खुली लेकिन नियंत्रित, मीडिया स्वतंत्र लेकिन ध्रुवीकृत। राजनीति महंगी यह दिखाता है कि सिर्फ अमीरी लोकतंत्र की गारंटी नहीं है। भारत क्या सीख सकता है? राजनीतिक फंडिंग पारदर्शी बनाना, आंतरिक पार्टी लोकतंत्र, तेज और स्वतंत्र न्याय, मीडिया साक्षरता। कोई भी मॉडल सीधे कॉपी नहीं हो सकता, लेकिन सीख जरूर ली जा सकती है। तुलना का मतलब क्या है? तुलना का मकसद किसी देश को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि अपने सिस्टम को बेहतर बनाना है। अब समझते हैं समाधान क्या है, सिस्टम कैसे सुधरेगा। अब तक हमने देखा समस्या कहां है, सिस्टम कैसे बिगड़ता है, दूसरे देशों ने क्या अलग किया। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर समाधान क्या है? एक, सिर्फ सरकार नहीं, सिस्टम बदलना होगा। हर चुनाव में
नई सरकार आ जाती है, लेकिन आम नागरिक की समस्याएं वहीं की वहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि हम चेहरे बदलते हैं, सिस्टम नहीं। मजबूत लोकतंत्र मजबूत नेताओं से नहीं, मजबूत संस्थाओं से बनता है। 2. राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता। आज राजनीति सबसे महंगा करियर बन चुका है। समाधान: चुनावी चंदे की पूरी जानकारी, सार्वजनिक कैश चंदे पर रोक, कॉर्पोरेट फंडिंग की लिमिट। जब पैसा साफ होगा तो राजनीति भी साफ होने लगेगी। 3. आंतरिक पार्टी लोकतंत्र। आज ज्यादातर पार्टियों में एक परिवार या एक व्यक्ति सब कुछ तय करता है। समाधान: पार्टी के अंदर चुनाव, टिकट देने की पारदर्शी प्रक्रिया, युवाओं को वास्तविक अवसर। जब पार्टियां लोकतांत्रिक होंगी तभी देश भी लोकतांत्रिक रहेगा। 4. न्यायपालिका और प्रशासन को मजबूत बनाना। न्याय में देरी, न्याय से इनकार है। समाधान: जजों की संख्या बढ़ाना, फास्ट ट्रैक कोर्ट, राजनीतिक दबाव से मुक्ति। कानून कमजोरों की ढाल बने, सिर्फ ताकतवरों की तलवार नहीं। 5. मीडिया को शोर नहीं, सही जगह सवाल पूछना पड़ेगा। आज मीडिया टीआरपी की दौड़ में सच से दूर जा रहा है। मेरा राय मानो तो इसका समाधान है मीडिया साक्षरता, स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन, फेक न्यूज पर सख्त नियम। मीडिया अगर सवाल नहीं पूछेगा तो सत्ता जवाब देना बंद कर देगी। 6. नागरिक की असली भूमिका। लोकतंत्र का सबसे बड़ा भ्रम मेरे अकेले से क्या होगा, लेकिन सच्चाई ये है लोकतंत्र आपसे ही शुरू होता है। आप क्या कर सकते हैं? सोच समझकर वोट, सवाल पूछना, अफवाह से बचना, संविधान समझना। 7. युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश: देश का भविष्य सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि आपकी भागीदारी से बनेगा। राजनीति से भागो मत, सिस्टम समझो, सही मुद्दों पर आवाज उठाओ। अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो राजनीति बुरे लोगों के हवाले हो जाएगी। 8. क्या बदलाव संभव है? इतिहास गवाह है, बदलाव कभी एक दिन में नहीं आया, लेकिन आया जरूर है। भारत का युवा जागरूक है और सवाल पूछ रहा है यही। उम्मीद है एक बात दिल कहती हूं, ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, सिस्टम के समर्थन में है। यह लड़ाई सरकार बनाम जनता की नहीं, बेहतर भारत की है। अगर आप चाहते हैं जवाबदेह सरकार, मजबूत लोकतंत्र और ईमानदार सिस्टम चाहिए तो शुरुआत आपको करनी होगी। अगर आप सहमत हैं, वीडियो को शेयर करें, सवाल पूछें और जागरूक बने, क्योंकि लोकतंत्र सोने से नहीं जागने से बचता है। धन्यवाद।